नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप जुगनू। आज हमारे साथ हैं मकड़ोली से युवा सरपंच सुमित जी। नमस्कार सुमित जी। नमस्ते जगदीप जी। वैसे तो एक धारणा है कि नौजवान राजनीति और नौजवान ये दोनों आसपास कहीं नहीं ठहरते, लेकिन आपका ये रुझान कैसे पैदा हुआ कि मुझे राजनीति में जाना है? पढ़ाई के दौरान ही मेरे मन में ये था कि भाई मेरे को जॉब नहीं करनी। गांव में जाने के बाद जो सोशल एक्टिविटी गांव की होती थी मैं उनमें हिस्सा लेता था। और गांव से बाहर भी कहीं से कोई मैसेज संदेश या हमारे को सूचना मिलती थी तो हम उसमें अपनी सहभागिता तय करते थे। जी जी। और जब ऐसा करते करते कुछ खास और कुछ स्पेशल करने का मन में आया और जब हमारे आगे हमारे सामने दिक्कतें आई तब कहीं जाकर के महसूस होया कि जब तक कोई संवैधानिक पद हमारे पास ना हो तब तक किसी भी अपने मकसद को या काम को करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और 2010 में मैंने इसकी शुरुआत करी जी। अपने ग्रामीणों से, अपने जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बात करके कि भाई क्यों ना मैं अपने एक साफ सुथरे एक मैनिफेस्टो के साथ गांव में चुनाव फाइट करूं। और इससे आप कुछ भी कहिए कि उम्र छोटी थी, तजुर्बा नहीं था, तब मैं चुनाव नहीं जीत पाया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसने एक नींव रखने का काम किया जी। और नेक्स्ट टाइम जनवरी 2016 में जब चुनाव हुए मैं फिर से अपने गांव के लोगों के बीच में अपने मैनिफेस्टो के साथ गया। बड़े साफ सुथरे ढंग से मैंने चुनाव को फाइट किया और गांव वालों ने मेरे पे भरोसा जताया, मेरे मैनिफेस्टो में भरोसा जताया और मेरे को गांव के सरपंच पद की जिम्मेवारी दी। जी। नहीं, नौजवान जो ज्यादातर कैरियर का मतलब सरकारी नौकरी, ठीक है। मुझे ये लगता है कि शायद 100% में से पॉइंट कुछ परसेंट होंगे जो ये सोचते होंगे नहीं हम अपनी राह बनाएंगे, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो खेल में हो। तो ये कितना मुश्किल था कि आप उस ढर्रे से जो बना बनाया एक ढांचा है उससे अलग हट के आपने एक राह चुनी। उसमें क्या आपको कोई दिक्कत आई उस तरह की? जब आप एक पुराने ढांचे को, एक ढर्रे को, जैसा आपने बताया कि जब आप उससे परे हट करके एक नई लीक या एक नई शुरुआत करते हो तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसमें ये बात जरूर है कि भाई युवा उम्र होने की वजह से जो शुरुआत मैंने करी तो उसमें काफी दिक्कतें जरूर आई, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई इतनी बड़ी बात थी, इतनी बड़ी बात नहीं थी। लोग खुद दिल खोल के आपके जो आप एक कदम बढ़ाते हैं तो लोग सपोर्ट भी खूब करते हैं। तो एक पॉजिटिविटी के साथ हमें अपने जो उमंग, अपने जो सपने हैं और हम जो करना चाह रहे हैं उस पर अपना काम करना चाहिए और उसी का नतीजा है कि मैं आज आपके पास बैठा हूँ। जी जी जी। और एक अचीवमेंट ये भी थी कि आप खंड जो रोहतक खंड है उसके प्रधान रहे हैं। तो सरपंच बनना और खंड का प्रधान बनना, ये आप किस तरह से देखते हैं कि ये अचीवमेंट किस तरह से आप इसको देखते हैं? ये अचीवमेंट नहीं, इसको तो एक जिम्मेवारी आप कहें कि हमारे रोहतक ब्लॉक में 47 पंचायतें जी थी और हमारे जितने भी सरपंच साहिबान थे उन्होंने मेरे को एक जिम्मेवारी, किसी के कहने से नहीं, कोई चुनाव नहीं था वो, उन्होंने एक जिम्मेवारी अपने खुद की लगन और सोच के साथ मेरे को ये दी कि भाई कि आप हमारी जो सरपंच एसोसिएशन है उसका जो प्रेसिडेंट पद है उस जिम्मेवारी को निभाओ, क्योंकि हर स्तर पर हर फील्ड में कुछ ना कुछ दिक्कतें, समस्याएं आती रहती हैं, आवाज उठानी पड़ती है। आगे जाकर के जो सीनियर अधिकारी हैं, जो हमारे जिला स्तर पे भी, स्टेट लेवल पे भी, वहां तक अपनी बात पहुंचानी पड़ती है। पूरे हरियाणा में भी सरपंचों के हमारे जो ग्रुप हैं उनके साथ भी तालमेल बना करके ही काम चलता है। तो एक बॉडी ऐसी बनाई जानी जरूरी हो जाती है। तो वो जिम्मेवारी उन्होंने मेरे को दी और मैं उनका एहसानमंद भी हूँ और मैं उनका आभार भी प्रकट करता हूँ कि भाई एक अपने छोटे भाई को आपने इस लायक समझा। जी। एक सपना होता है कि हम राजनीति में किस जगह पे जाएंगे, कितने बड़ी सोच लेके जाएंगे। तो एक सरपंच होते हुए आपकी क्या सोच है कि गांव कैसा होना चाहिए? गांव
मैं ये मानता हूँ कि सबसे पहले तो जो हमारी नई जनरेशन है उसके लिए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो। जी जी। आज समाज में कितनी समस्याएं, कितनी विसंगतियां पैदा हो रखी हैं, उससे आप भली भांति परिचित हैं। तो वो एटमॉस्फेयर कोई अकेला परिवार या अकेला पेरेंट्स नहीं कर सकता। जो गांव की जो एक संवैधानिक संस्था है पंचायत अगर इस तरह के एफर्ट्स करे तो आमूलचूल बदलाव हमारे गांव के एटमॉस्फेयर में कर सकती है। और उसके प्रयास हमने बिना सरपंच रहते हुए भी किए, लेकिन वो मैं पहले ही आपके आगे मैंने कहा था कि भाई जब तक अपने पास शक्तियां ना हो, बिल्कुल हम प्रयास तो जरूर करते हैं, लेकिन उसमें दिक्कतें बहुत आती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो आर्थिक है। जी। बिना पैसे के आज के दिन कोई काम चलता नहीं है। आदमी जब घर से निकलता है तो ही खर्च शुरू हो जाता है। और हम अगर इधर उधर से अगर कुछ जुटा करके भी हम कोई प्रयास और शुरुआत करना चाहें तो उसमें भी बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। और कहीं ना कहीं लोगों के विरोध का भी उस दौरान कि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, हमारे पास वो पावर नहीं होती। हमारे जो मकसद या हम जो स्टेप बढ़ाया हमने उसमें कोई रोड़ा अटका सकता है। लेकिन जब आप सरपंच हैं, जब आप के पास एक पूरी पंचायत की एक टीम है, तो फिर आप एक प्रकार से स्वतंत्र हैं एक अच्छी सोच को गांव में डेवलप करने के लिए। तो मैं ये मानता हूं कि युवा हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है। एक सरपंच अच्छी सोच के साथ जब गांव के एटमॉस्फेयर को बदलना चाहे तो गांव के पूरे ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है। सरपंच रहते हुए आपकी अचीवमेंट क्या रही है जो आपको लगा कि हाँ ये काम करने के थे और मैं कर पाया इनको? सरपंच रहते हुए मैंने प्रयास किए गांव का चहुमुखी विकास करने के। और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री कहा करते थे कि देश की आत्मा गांव में बसती है, देश की समृद्धि का रास्ता गांव के खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। तो ये सारी चीजें मैंने सोचा कि भाई हमने पढ़ तो रखी हैं, लेकिन इन पे काम कैसे हुए। जो हमारे गांव की माताएं बहनें, जो हमारे किसान, हमारे बुजुर्ग हर रोज खेतों में चारा लेने के लिए जाया करते थे, वो जो पगडंडियां हैं हमारी वो कच्ची थी। बारिश के दिनों में तो वहां से आना जाना इतना दुभर हो जाता था कि वो बस और खासकर आज के दिन आपको पता है कि जो बुग्गी और बैल लेकर के कोई जाए तो बैल भी बुग्गी खींचने में समर्थ हो जाया करते। तो जब मैंने प्रयास किया तो मैंने मन में ठान लिया कि मेरे गांव का एक भी रास्ता, खेतों का रास्ता मैं कच्चा नहीं रहने दूंगा। और मैंने अपने प्रयास शुरू किए। 8-10 के करीब खेतों के रास्ते हमने पक्के करवाए। तो गांव की चौपालें गांव की आत्मा होती हैं। बाहर से आया हर कोई आदमी सबसे पहले वहीं आकर के ठहरता रुकता है। तो कुल मिलाकर कि वहां एक बेसिक सा ढांचा हमारा वहां पे ऐसा होना चाहिए। उन सारी हमारे गांव में 3 चौपाल हैं, उन तीनों चौपालों को रिनोवेट करने का काम हमने किया। और आज के दिन आप वहां जाकर के देखेंगे बिल्कुल वेल मैनेजमेंट, एक अच्छे ढंग मतलब मैनेजमेंट के साथ वहां पे जाती आपको बैठने के लिए कुर्सियां भी होंगी, मेज भी होंगी। अगर जनसभा आप कर रहे हैं तो लोगों के नीचे बैठने के लिए दरिया भी होंगी है। वहां पे पानी की व्यवस्था भी है, वहां शौचालय की भी व्यवस्था है, वहां बिजली और इन्वर्टर तक की व्यवस्था है। तो ये बेसिक सी जो चीजें हैं हमने कोशिश करी कि हम अपने बेसिक ढांचे को कम से कम ढर्रे पर लेकर के आए। गांव में बच्चों के खेलने के लिए कोई एक परफेक्ट सा स्पेस कैंपस नहीं था। मैंने प्रयास किया कि भाई हमारे गांव के बच्चे उन्हें खेल का माहौल मिले और उसके लिए हमने जागरूकता कार्यक्रम चलाए। खेल के स्टेडियम में का ढांचा मतलब इस लेवल तक हम लेकर के आए कि कोई बच्चा वहां जाकर के खेल सके। वहां हालत पहले ऐसी नहीं थी। बाद में कोच की भी ड्यूटी हमने वहां लगा रखी। गांव का ही हमारे एक युवा लड़का है, बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही समझदार। वो आज मेरे गांव में 80 से 100 बच्चे वहां पर स्टेडियम में खेलते हैं। तो
वो बच्चे जो आज स्टेडियम में जाकर खेल रहे हैं, वो मेरे देश का, मेरे गांव का, हमारा नाम रोशन करेंगे। और उन्हीं की वजह से गांव का जो एटमॉस्फेयर है वो पॉजिटिव एनर्जी गांव में लेकर के आएगा। उसके अलावा जो हमारे गांव में कुएं हुआ करते थे, जो हमारी विरासत, हमारी धरोहर है, हमारे पूर्वज उनमें पानी पी करके गए हैं, उनकी दुर्गति हो रखी थी, अनदेखी हो रखी थी। तो मेरे मन में आया कि भाई इनको रिनोवेट किया जाए। उनको रिनोवेट किया जी। अब वो कल्चर पनघटवाड़ा तो गांव में रहा नहीं कि भाई गांव की माताएं बहनें वहां जाकर के, क्योंकि घर घर पानी की सप्लाई आ गई, तो वो कल्चर तो रहा नहीं। फिर मेरे मन में आया कि ये कुएं, हम इन कुओं को चला कैसे सकते हैं जी। इनके पानी की रोटेशन बनी रहे, पानी में सड़ांध ना हो पानी। तो 2 कुएं तो गांव के ऐसे हैं, आज आप जाकर के देखो कि हमने उनमें सबमर्सिबल पंप डाल करके उनको चालू किया, और उस कुएं के पानी से ही पशुओं के पीने के जो पानी की खेड़ है उसमें हमने कनेक्शन कर दिया। तो वो हमारे कुएं चालू भी हैं, उसका पानी का सर्कुलेशन भी बना रहता है, और वो हमारे, उनको हमने रिनोवेट भी किया। उसके अलावा भाई चाहे शिव मंदिर का जिक्र हो, चाहे भाई हमारे पशु अस्पताल का जिक्र हो, भाई चाहे हमारे कबड्डी प्लेग्राउंड का जिक्र हो, और हर मतलब कि कोई भी जैसे एक चौपाल है हमारी जी, हम वो चौपाल ऐसी चौपाल कंजस्टेड एरिया में है, उसको रिनोवेट तो हमने कर दिया, लेकिन उसका एक सदुपयोग, जिसको आप ये कह सको हो, वो मैं सोच रहा था कि इसका हम सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, बेहतरीन इस्तेमाल कैसे। हाँ, उसको बेहतरीन इस्तेमाल हमने करने के लिए वहां पे हमने लाइब्रेरी एस्टेब्लिश कर दी जी। और लाइब्रेरी के लिए भी हमने इन्वर्टर, पंखे, पर्दे, चेयर, फर्नीचर, अलमारी, तो सारी चीजें और बुक्स, सारी चीजें हमने वहां प्रोवाइड करवाई। वहाँ बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ डेली अखबार आते हैं, हिंदी का अखबार अलग आता है, अंग्रेजी का अखबार अलग आता है। अब तो कोई अड़ोस पड़ोस का गांव का बच्चा तो वहाँ जाकर के पढ़ सकता है। तो गांव के जो अपना ये है तालाब है, वहां लोगों के बैठने के लिए, गांव में लोगों के बैठने के लिए हमने लोहे के स्पेशल बेंच बनवाए। पूरे गांव में 80 बेंच रखवा रखे हैं। तो ऐसी भी बहुत सारी और भी काम है। मैंने एक वीडियो देखा था आपका सोशल मीडिया पे कि आपने एक जोड़ के अंदर पेड़ लगाया था। पेड़ों का रुझान तो खैर अब धीरे धीरे थोड़ी सी अवेयरनेस आई हुई है, लेकिन ये कैसे है कि आप मतलब उसके बीच में पेड़ लगाने का आइडिया कैसे आया है जो तालाब के अंदर लगाया? वो हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। पेड़ की बात बताना तो मैं आपको भूल भी गया था, क्योंकि हमने पौधारोपण कार्यक्रम गांव में चलाए। मेरे को लगता था कि भाई जब तालाब पे या हम गांव से बाहर जाते थे कि भाई वो रौनक नहीं रही, तो पेड़ लगाने की शुरुआत हमने करी। अब दिक्कत क्या आती है कि जब आप सार्वजनिक जगह पे किसी पे भी पेड़ लगाते हैं, तो मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि गांव में हमारे पशु बहुत ज्यादा है, पशुपालन का काम है। तो पशुओं से उन पेड़ को बचाना शुरुआत में वो बहुत ही जरूरी कदम है। उसके बिना पेड़ लगाया ही नहीं जाना चाहिए। अगर आप पेड़ को लगा करके छोड़ देते हैं और उसकी सुरक्षा नहीं करते तो इस बात का कोई फायदा नहीं है। तो हमने क्या किया कि पेड़ को लगाया भी, पशु उसके समीप ना जाए उसका चबूतरा बनवाया, पशु का मुंह उसकी जो टहनियां है उन तक ना जाए, हमने उस पे ट्री गार्ड लगवाया। एक एक पेड़ को बच्चे की तरह हमने संभाल करके रखा है। और पूरे गांव में अलग अलग जगह पे, चाहे वो शमशान घाट हैं, चाहे वो हमारे स्मारक हैं, वो हमारे सरकारी स्कूल हैं, हमारा जल घर है, स्टेडियम है, तालाब के चारों तरफ हैं, पेड़ लगाए तो काफी सारे थे, लेकिन 100 से 150 पेड़ आज भी मौके पर जीवित हैं, चले हुए हैं, वो इम्प्रूव भी कर रहे हैं। और जिस पेड़ का आपने जिक्र किया कि मैंने तालाब के बीच में कुआं, उसमें पेड़, तालाब के बीच में हमारे 2 बहुत पुराने कुएं हैं कि जो तालाब की मिट्टी का कटाव होते होते बाहर तक चला गया तालाब, और वो कुएं तालाब के भीतर चले गए। उनमें से एक कुएं में तो पानी है, जबकि एक कुएं में
पानी नहीं था, नीचे उसका मिट्टी भरी हुई थी। हमने क्या किया, जब हमारे गांव का तालाब हमने सुखाया स्टार्टिंग में, मैंने जेसीबी मशीन बुला करके उस कुएं को पूरा ही भरवा दिया। और जब वो मिट्टी अच्छे से बैठ गई तो मैं एक पेड़ ले जाकर के तालाब के बीचों बीच उसमें हमने वो पेड़ लगाया। स्टार्टिंग में जो 2 पेड़ लगाए वो तो चल नहीं पाए, वो सूख गए। मेरे ख्याल से पानी का लेवल ज्यादा हो गया होगा। मैंने किसी नर्सरी वाले से सलाह करके एक दूसरी किस्म का पेड़ में लेकर के आया, जो उसने बताया था कि अगर पानी ज्यादा भी हो जाए तो ये पेड़ सरवाइव कर लेता है। तो वो पेड़ मैंने दोबारा ला करके लगाया। वो भी बीच में एक बार मेरे को ये लग गया था कि भाई ये पेड़ भी चल नहीं पाएगा, लेकिन भाई बाद में खुशी हुई देख करके कि उस पेड़ ने इम्प्रूव किया और आज वो हमारे गांव की और उसकी तालाब की शान है। अभी पंचायत चुनाव है जस्ट, तो आप जो मतदाता हैं और जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे? क्या उनको करना चाहिए? क्या मतदाता को क्या सोच के वोट करना चाहिए? आपकी क्या राय है इसके बारे में? क्या मैसेज देंगे? बहुत बढ़िया सवाल है जगदीप जी आपका। और मतदाताओं और उम्मीदवारों दोनों के लिए मेरी तरफ से संदेश, और संदेश भी क्या, मैं तो एक रिक्वेस्ट, एक निवेदन इसे आप मानिए कि भाई आप गांव की चहुमुखी विकास को मकसद बना करके अगर चुनाव में आ रहे हैं तो इससे अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा अगर इसके पीछे आपका कोई और मकसद है तो मैं ये कहूंगा कि भाई आपको गांव का फ्यूचर खराब नहीं करना चाहिए। और जो मतदाता है, मतदाता भी अपना वोट डालने से पहले ये सोचें कि भाई जिस उम्मीदवार को आप वोट डाल रहे हैं उसकी वोट डालने से, उसको नेतृत्व मिलने से आपके गांव का माहौल कैसा होगा, आपके गांव में क्या विकास होंगे, उस बंदे का विजन क्या है, वो किस एजेंडे पे, किस मुद्दे पे वोट आपसे मांग रहा है। आप ये सारी चीजें सोच विचार करके और फिल्टर करके ही वोट डालें। अपने पराये में भेद ना करें। आप ये ना देखें कि भाई दारू कौन बांट रहा है। ये कल्चर हमारे समाज में इतना खराब है कि भाई हमारे उम्मीदवार भी कंपटीशन में आकर के एक बस ये है कि दारू पकड़ो और वोट दो। इस कल्चर को हमें रोकना होगा। और मैंने पिछले दिनों एक आह्वान भी किया था अपने हरियाणा के युवा साथियों से कि भाई आप इस बात की शुरुआत करो कि भाई शराब हमारे से कोई ना मांगे, उम्मीदवार भी ना पिलाए, उम्मीदवार बांटे ना और मतदाता मांगे ना। तो दोनों तरफ से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी समाज में बदलाव आएगा। नहीं तो सरकारें भी इस पे चिंता जाहिर करने लगी हैं। सरकार जब चिंता जाहिर करने लग जाओ तो समझिए कि परिस्थितियां बहुत ही विकट हो गई हैं। और जब हरियाणा सरकार को भी इस पे चिंता जाहिर करनी पड़ रही है कि भाई हरियाणा में भी नशे ने बहुत पैर पसार लिए हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि परिस्थितियां काबू से बाहर हैं। और अब चुनाव में क्या होता है कि भाई आमतौर पर क्या हुआ है कि एक वही परसेप्शन बना दिए गए हैं कि भाई बस चुनाव में उठना है, चुनाव में उठना है। ये कंसेप्ट कोई उसके पास है ही नहीं कि उठना क्यों है। अगर आप किसी वोटर्स के अलावा किसी कैंडिडेट से जाकर के पूछेंगे कि भैया आपके उठने के पीछे मकसद क्या है, वो किस तरह की बातें आपको गिनाएगा कि आपको हंसी आएगी। है उनके जो तर्क होते हैं ना, उनके तर्क बड़े अजीब व गरीब से तर्क हुए हैं। और दिक्कतें कहाँ आए हैं कि अब तो इस कंपटीशन का हिस्सा होकर के भी उसमें शामिल हो जाए हैं, लेकिन बाद में अगर उनको ये जिम्मेवारी मिल भी जाती है ना तो वो जिम्मेवारी को अच्छे से निभा पाते, वो अपना भी नुकसान करते हैं, ना अपने घर के काम को मैनेज कर पाते, वो अपने घर का भी नुकसान करते हैं और गांव का भी नुकसान कर रहे हैं। तो मतदाता की जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि कैंडिडेट तो 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, लेकिन मतदाता है, मतदाता तो बहुत सारे हैं। वो तो आपस में इसको डिस्कस कर सके हैं, वो तो अपने गांव के, अपने अड़ोस पड़ोस के फ्यूचर को देख सके हैं कि अगर उन्हें ये लगता हो कि वे ठीक है दारू बांटने से ही इसी कल्चर पे इलेक्शन होना चाहिए, फिर तो ठीक है भाई तुम अपने गांव को शराबियों का अड्डा बना डालो, चारों तरफ शराबी शराबी घूमते रहे। थोड़े दिनों बाद क्या हालत होगी कि जो शहरों में चेन स्नैचिंग की हरकतें होती हैं वो गांव में होने लग जाएंगी, रात को गांव में चोरियां होने लग जाएंगी, किसी का शटर टूटा पाएगा, किसी का कुछ।
तो इसकी रोकथाम, इसकी शुरुआत कौन करेगा? इसकी रोकथाम मतदाताओं को करनी पड़ेगी, उम्मीदवारों को करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी और हमें मिलजुल कर करनी पड़ेगी। तो यही मेरा निवेदन पूरे हरियाणा के मेरे मतदाताओं, युवा साथियों और उम्मीदवारों से है कि वो इस चीज से परहेज करें। और कंपटीशन अगर करना है ना, तो कंपटीशन वो आपस में 6 उम्मीदवार, 6 कैंडिडेट इस बात का करें कि वो ये बताएं कि भाई मैं गांव में ये अच्छा काम इस सोच के साथ करूंगा। अपना अपना मैनिफेस्टो, वो अपना मैनिफेस्टो और अपनी सोच शेयर करें। और उसमें भी क्या होता है कि बहुत सारी ऊट पटांग बातें लिख दे हुए हैं कि भाई हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। बात उतनी ही करनी चाहिए मैनिफेस्टो में जो चीज हो जानी हो। बहुत सारे लोग भावुकता में आकर के अपने मैनिफेस्टो में वो चीजें डाल देते हैं कि जो सूबे के मुख्यमंत्री के हाथ में भी नहीं होती। मैंने देखा था किसी गांव में, उसने लिख रखा था कि भाई मैं फला फला काम कर दूंगा। हकीकत में आप उस काम के लिए सूबे के मुख्यमंत्री जी के पास जाओ तो वो उनके भी काबू से बाहर की बात है। तो और ये मतदाताओं को देखना चाहिए कि भाई जो ये मैनिफेस्टो है, ये इसको तैयार करते हुए इस उम्मीदवार के पैर जमीन पर थे कि हवा में थे। हवा कर भी सकता है कि नहीं कर सकता है। तो इसका आंकलन, इसका अनुमान करके अपना वोट बड़ी बेशकीमती चीज है। इतनी बेशकीमती चीज है, 5 साल में एक बार डलती है। डलती एक बार है, लेकिन इस एक बार वोट डालने को भी 5 साल तक विचार करना चाहिए। है तो इसकी कीमत को जाया ना करें, खराब ना करें। यही मतदाताओं से और यही मेरे उम्मीदवारों से मेरी अपील है। जी धन्यवाद सुमित जी। तो ये थे हमारे साथ सुमित, जो मकड़ोली से सरपंच है। और आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि वोट डालने से पहले ये जरूर देखें कि आपका वोट कहाँ जा रहा है, किस आदमी को जा रहा है और किस तरह का उसका संकल्प है, वो गांव में क्या करेगा, उसका मैनिफेस्टो क्या है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम वो जो दारूबाजी, पैसे लेके वोट देने वाला, उनको अच्छा भविष्य दे, ना कि बिगाड़ दे। आपसे भी वही रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल सोच समझ के अपना वोट दीजिएगा। धन्यवाद।